आज अपने जो है वो मेमोरी और इनपुट स्टोरेज डिवाइस के बारे में जानेंगे। मेमोरी और इनपुट स्टोरेज डिवाइस एक ही चीज है। जो ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने के कार्य में यूज की जाती है वो इनपुट स्टोरेज में आती है। या जो आउटपुट जो है आउटपुट स्टोरेज डिवाइस जो है स्टोरेज डिवाइस जो है वो जो आउटपुट के रूप में यूज की जाती है। तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सी इनपुट में आएगी और कौन सी आउटपुट में आएगी। तो मेमोरी ही इनपुट और आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस में काउंट की जाती है। तो सबसे पहले चलते हैं हम मेमोरी के ऊपर। मेमोरी का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो ये देखिए। मेमोरी का जो मतलब है ये एक ब्रेन का फंक्शन है। ब्रेन का फंक्शन होता है। मेमोरी का मतलब है ब्रेन का फंक्शन जो कि किसी भी निर्देश को यानी किसी भी निर्देश को स्टोर करने में उपयोग किया जाता है। यानी ब्रेन का ऐसा फंक्शन जिसको दो की निर्देश को स्टोर करने में उपयोग किया जाए। तो मानव जो है जो अपने इंसान है मनुष्य है वो कुछ निर्देशों को अपने ही ब्रेन के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन वो जो मेमोरी है उनकी वो कुछ समय के लिए होती है। यानी करंट में हम कोई चीज अगर पढ़ रहे हैं या कुछ चीज हम कार्य कर रहे हैं तो हमें याद रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तो वो भी लॉस हो जाता है। तो इसी प्रकार कंप्यूटर भी मेमोरी का उपयोग करता है। अब कंप्यूटर में भी मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। तो ये दो प्रकार की मेमोरी होती है। ये जो मेमोरी है वो ऐसा मेमोरी है और ये स्थायी मेमोरी होती है। अब देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम में अपने मेमोरी को पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करेंगे। मेमोरी जो है दो प्रकार की है। पहली है प्राइमरी और दूसरी है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी जो है वो कुछ समय के लिए डाटा को स्टोर रखती है। ये जो है अस्थायी होती है। ठीक है। अस्थायी होने के साथ साथ जो कोई भी कंप्यूटर प्रक्रिया कर रहा होता है तब ये मेमोरी उपयोग की जाती है। जब कोई भी कंप्यूटर है कोई भी प्रोसेसर है जैसे प्रोसेसर है तो प्रोसेसर जब भी वो कार्य करता है तो मेमोरी का उपयोग करेगा। वो कौन सी प्राइमरी, क्योंकि प्रोसेसर करंट में दिए गए डाटा को जो हमारा करंट में दिया गया डाटा है उसके ऊपर प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। तो करंट में हम जो भी डाटा देंगे जिस प्रकार का भी डाटा देंगे उस समय जो मेमोरी उपयोग होगी वो प्राइमरी मेमोरी होगी। ठीक है। अब प्रोसेसर भी इसमें कार्य करेगा और प्राइमरी मेमोरी का उपयोग करेगा। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी मुख्य मेमोरी किससे आ जाए कि निम्न में से कौन सी मुख्य मेमोरी है, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो अपने को किसको बताना है, प्राइमरी को। कारण ये है क्योंकि जब भी कोई भी उपयोगकर्ता कंप्यूटर पे कार्य करेगा तो सबसे पहले कौन सी मेमोरी उपयोग होगी, प्राइमरी। ये जो सेकेंडरी मेमोरी है ये हम बाद में उपयोग करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो हमेशा मुख्य मेमोरी में काउंट होती है। अब प्राइमरी मेमोरी का भी आगे कुछ भाग है वो अपन देखते हैं।
प्राइमरी मेमोरी दो भागों में बंटी होती है वैसे तो, एस रैम रैम और रोम, रैम और रोम। इसमें क्वेश्चन आता है इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या है? देखिए, जब हम किसी भी कार्य को करते हैं, जैसे हम किसी कॉपी में कोई कार्य कर रहे हैं या किसी रजिस्टर में कार्य कर रहे हैं, मान लो कि हमने रफ रजिस्टर का उपयोग किया है, और रफ रजिस्टर में क्या है कि जब भी कोई स्टूडेंट या कोई भी उपयोगकर्ता किसी कार्य को लिखने का कार्य करेगा तो वो रैंडमली करेगा, यानी किसी पेज पे किसी सब्जेक्ट के बारे में लिख दिया है, किसी पेज दूसरे पेज के ऊपर किसी अन्य सब्जेक्ट के बारे में लिख दिया। तो इस प्रकार से जब एक उपयोगकर्ता, कोई भी उपयोगकर्ता, यूजर जो है, वो अपना डाटा कंप्यूटर को देता है, कंप्यूटर को देता है, और कंप्यूटर क्या करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है और उसकी क्या बनाता है, इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन करंट टाइम में हमेशा होती है, और करंट टाइम में ये इंफॉर्मेशन हमेशा रैम में रहती है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में रहती है। अब जो रैंडम मेमोरी एक्सेस है, ये जो रैंडम मेमोरी है, ये क्या करती है कि एक प्रकार की एक चिप है, और इसमें जो चिप है वो सेल में बंटी होती है, सेल के अंदर बंटी होती है, यानी, और इसके साथ साथ इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग भी होता है, ट्रांजिस्टर का उपयोग भी होता है। तो जो ट्रांजिस्टर है या सेल, जो सेल में ये बंटी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये जब इंफॉर्मेशन तैयार करेगी तो करंट टाइम में इंफॉर्मेशन हमेशा रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होगी। अब इसका मतलब ये कि मान लो कि इसका ये एक सेल है, इस मेमोरी का ये एक सेल है। अब इस सेल में मैंने एक ए इनपुट करवाया, एक बी करवाया और एक सी इनपुट करवाया। अब ए को इसने यहाँ पे स्टोर कर रखा है, बी को यहाँ कर रखा है और सी को यहाँ स्टोर कर रखा है। तो इस चीज को कहते हैं रैंडमली स्टोर करना, यानी उस सेल में किसी भी स्थान पर ये मेमोरी क्या करती है, किसी भी डाटा को स्टोर करके रखती है। इसलिए इस मेमोरी को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब स्टोर तो इसने कर दिया, जब डाटा को रिट्राइव किया जाएगा, वापस प्राप्त किया जाएगा, तो ये मेमोरी रैंडमली ही डाटा को उठाएगी, यानी कहीं से भी उठा सकती है। ठीक है, अब ये था अपना रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक चिप होती है और सेल का उपयोग करती है। अब जो रैम है वो भी दो भागों में विभाजित है। अब वो दो भाग देख लेते हैं कौन सी, और उसमें से क्वेश्चन बनता है, जो दो भाग है रैम के, उसमें से क्वेश्चन बनता है। एक तो जो है इसका जो भाग है वो है एस रैम, और दूसरा जो भाग है वो है बी रैम। देखिए, एस रैम सबसे पूछा जाता है कि एस रैम की फुल फॉर्म, तो रैम की तो वही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस के लिए हम लिखते हैं स्टैटिक। इसका मतलब होता है स्थिर, यानी कोई भी चीज है वो स्थिर हो जाती है। दूसरा जो इसका नाम है वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एस रैम को ही कहा जाता है, कैश मेमोरी एस रैम को कहा जाता है। अभी बताऊंगा आपको कैश मेमोरी क्या काम करती है। स्टैटिक क्या मतलब है, स्थिर। स्टैटिक का मतलब है स्थिर। तो स्थिर जो मेमोरी है उसमें किसी चीज को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हमने रिफ्रेश ही नहीं करेंगे तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रिफ्रेश का मतलब ये है कि मान लो कि हमारे पास एक सेल है और इसमें कुछ डाटा इनपुट किया हुआ है, तो ये क्या है, अपने आप रिफ्रेश नहीं होता, यानी अपने आप खाली नहीं होता है, तो इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसकी जो गति है, इसकी जो स्पीड है, एस रैम की जो स्पीड है वो अधिक होती है।
किसकी तुलना में? DRAM की तुलना में अधिक होती है DRAM की तुलना में। ठीक है। इसके अलावा जो SRAM है वो हमेशा एक्सपेंसिव होती है, एक्सपेंसिव होती है यानी खर्चीली बहुत होती है। जब भी SRAM का उपयोग, नई SRAM का उपयोग करना चाहेंगे तो वो हमेशा महंगी मिलेगी हमें। मदरबोर्ड में जब SRAM का उपयोग होगा या SRAM की जो नई SRAM अपन बदलवाएंगे तो वो हमेशा महंगी आएगी, इसलिए एक्सपेंसिव है। अब बात आती है कैच मेमोरी। देखो कई बार क्या होता है कि जो CPU है अपना, जो CPU है वो CPU बहुत बार अपने आप कुछ प्रोग्राम होते हैं इसके पास, मान लो कि एक साथ 10 प्रोग्राम ओपन है CPU में, एक साथ 10 प्रोग्राम ओपन होंगे और 10 प्रोग्राम ओपन होने के बाद CPU पजल हो जाएगा। और अगर हमें 11वां प्रोग्राम ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, जो ये CPU है वो क्या करेगा कि इन 10 प्रोग्राम में ऐसा प्रोग्राम जो बार बार उपयोग में नहीं आ रहा है, वो सीधा कैच मेमोरी को दे देगा। तो कैच मेमोरी हमेशा फास्ट मेमोरी होती है, लेकिन इसमें जो स्टोरेज है वो बहुत कम होती है। स्टोरेज है वो बहुत कम होती है। ठीक है। तो ऐसे फ्रीक्वेंटली प्रोग्राम जो CPU उपयोग नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, कैच मेमोरी को दे देगा और बाद में नेक्स्ट प्रोग्राम अपने अंदर ले लेगा, इसमें प्रोसेस करेगा। जब ये प्रोसेस सारी हो जाएगी तब कैच मेमोरी से वापस वही डाटा लेगा, उसके ऊपर प्रोसेस करेगा। ठीक है। जो SRAM है इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक सेल के लिए अपना एक अलग ट्रांजिस्टर होता है और प्रत्येक सेल एक अलग अलग ट्रांजिस्टर का उपयोग करती है। इसके कारण ये महंगी होती है। और इसकी अलावा ये क्या है कि बिजली की जो खपत होगी वो SRAM में अधिक होगी। ठीक है। तो ये थी अपनी SRAM। इसके बाद अपने पढ़ते हैं DRAM। इसके बाद है DRAM में क्या है कि इसका मतलब होता है डायनामिक रैम है, जस्ट SRAM की उल्टी होती है। ठीक है। डायनामिक का मतलब होता है चलायमान, जो हमेशा चलती रहे। तो जैसे इसमें क्या है, रिफ्रेश होती है, बार बार रिफ्रेश होती है। रिफ्रेश होने का मतलब है कि हमारे पास जो रैम है, उसमें क्या लगी होगी, सेल लगी, उसमें अलग अलग सेल लगी होती है। ठीक है। अब जो सेल लगी होती है, प्रत्येक सेल में अलग अलग अपना ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर के माध्यम से करंट में जो डाटा चल रहा है, DRAM में जो करंट में जो कंप्यूटर में कार्य हो रहा है, वो कार्य इस रैम में सेव रहता है। कब तक? जब तक ये इसमें पावर रहती है। ठीक है। इसके अलावा जो रैम है वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि जब कंप्यूटर में पावर है तब तक इसमें जो भी डाटा है वो है, यानी ये कंप्यूटर के अंदर रहता ही रहता है, ये कंप्यूटर के अंदर डाटा रहता ही रहता है। लेकिन अगर पावर ऑफ हो जाती है तो इसमें से डाटा इरेज हो जाएगा। तो रिफ्रेश का मतलब ये है कि जैसे जैसे इसका उपयोग होगा, मान के चलो कि हमारे पास 2 GB की रैम है। ठीक है। 2 GB की रैम में, हमारे पास जो 2 GB की रैम है, 2 GB की रैम में यदि हम बार बार हम प्रोग्राम कराएंगे तो इन सेल्स को खाली करने के लिए ये जो रैम है अपने आप रिफ्रेश होती है। ठीक है। तो ये थी अपनी DRAM। और इसकी जो स्पीड जो है वो SRAM की तुलना में कम होती है और ये SRAM की तुलना में कम खर्चीली होती है। SRAM की तुलना में ये कम खर्चीली होगी। ठीक है। इसके अलावा अब देखो रैम कौन कौन सी आती है। तो जो रैम है हमारी, वो शुरुआत में रैम जो है वो अपनी क्या है, शुरुआत में आई थी
रैम जो अपनी है वो शुरुआत में आई अपनी इसमें क्या था अपना, देखिए रैम जो शुरुआत में आई थी वो थी 32 GB MB, 64 MB, 128 MB, ठीक है। और ये जो है 152 MB, 1 GB, 2 GB, 8 GB, 4 GB, 8 GB, इस प्रकार से चल रही है, ठीक है। करंट में ज्यादातर जो है वो 4 GB रैम का उपयोग करते हैं। तो रैम है कंप्यूटर की जो स्पीड है या कंप्यूटर कार्य करने की जो क्षमता है वो ज्यादातर रैम पर ही डिपेंड करती है। तो ये थी हमारी रैम। अब बात करते हैं रोम की। इसके अलावा मैं आपको एक बताता हूं कि जैसे ध्यान रखना है अपने को, जैसे 8 बिट आ गया, 8 बिट के बराबर होगा 1 बाइट, ठीक है। अगर 1024 बाइट अगर 1024 बाइट अगर मिल जाते हैं तो वो 1 KB के बराबर हो जाते हैं। अगर 1024 KB मिल जाते हैं तो वो 1 MB के बराबर हो जाते हैं। और 1024 MB अगर मिल जाए तो वो 1 GB के बराबर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर 1024 GB हो जाए, 1024 GB हो जाए तो वो 1 TB हो जाते हैं, टेराबाइट, ठीक है। इसके बाद भी बहुत से आए हैं। इसका जो क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार बनेगा कि निम्न में से, ज्यादातर इन्हीं 4-5 में से पूछा जाता है कि निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि बड़ी कौन सी है। इसके बारे में पेंटाबाइट, जोटाबाइट, योटाबाइट बहुत सारी आई हैं, उसका कोई अंत नहीं है। तो आप लोगों को मेनली ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जो नेक्स्ट है अपनी रोम। नेक्स्ट अपनी है रोम। रोम में क्या है, रोम क्या होती है कि इसका जो फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो भी डाटा होगा वो अपने एक बार पढ़ सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो परमानेंटली डाटा को स्टोर रखने के लिए, प्राइमरी में परमानेंटली डाटा को स्टोर रखने के लिए जो मेमोरी उपयोग की जाती है वो है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब रीड ओनली मेमोरी जो है ये जो है परमानेंट होती है, मतलब एक बार डाटा इसमें स्टोर कर दिया तो बाद में हम उसको इरेज नहीं कर सकते। लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसी टेक्निक्स है इसमें से भी डाटा अपनी इरेज कर सकते हैं, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और उसके अलावा जो रोम है इसमें जो कंप्यूटर से चलने वाले फंक्शन होते हैं, कंप्यूटर को चलाने वाले जो फंक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था बूटिंग। बूटिंग जो है पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया बूटिंग के बारे में। बूटिंग के दौरान रोम का उपयोग अधिक होता है। बूटिंग के दौरान रोम का उपयोग हमेशा अधिक होगा, ठीक है। तो जो ये रोम है वो बूटिंग में ज्यादा होती है और इसमें फंक्शनली कार्य ज्यादा होते हैं। मतलब बायोसिस्टम जो है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है, उससे संबंधित जो कार्य हैं वो कौन करता है, रोम करता है। अब टाइप्स ऑफ रोम, रोम के टाइप्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। रोम के टाइप्स देखिए, रोम के जो टाइप्स हैं वो है पीरोम, एपीरोम और डबल एपीरोम। तो सबसे पहले पीरोम। पीरोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें क्या है, तो ये जो चिप होती है, पीरोम जो चिप है
पीरोम चिप में अपने क्या करते हैं, एक ही बार प्रोग्राम करते हैं, सिर्फ एक ही बार जो प्रोग्राम होगा दोबारा नहीं होगा। यदि किसी कंप्यूटर में पीरोम उपयोग हो रही है, पुराने टाइप का कंप्यूटर है, P4 है, P3 है, तो पीरोम उपयोग होगी। और पीरोम में एक ही बार प्रोग्रामिंग होती है, दोबारा प्रोग्रामिंग नहीं होती। और इसमें जो प्रोग्राम इनपुट करता है या प्रोग्राम जो इनपुटिंग होती है वो प्रोग्राम क्या कहलाता है, प्रोग्राम बर्नर। प्रोग्राम बर्नर के माध्यम से ही अपनी क्या करते हैं, इसमें इनपुट करते हैं। इसके बाद इसमें जो इनपुट कर लिया हमने, तो ये अपने नहीं कर सकते, इसको इरेज नहीं कर सकते। इसको क्या कहते हैं, OTPP कहते हैं। इसका मतलब है वन टाइम प्रोग्रामिंग। इस रैम को इस रोम को हम OTP रोम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोग्रामिंग होगी वन टाइम होगी। इसके बाद आते हैं अपने EPROM पर। EPROM जो है वो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो EPROM है वो एक बार अपने इसको वॉश कर सकते हैं, इसको साफ कर सकते हैं। तो पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी प्रकाश जो है उसके द्वारा इस EPROM को किया जाता है, साफ किया जाता है। अच्छा, जो PROM है, PROM का जो विकास है वो 1956 के अंदर वैन स्टिंग को ने किया था। वैन स्टिंग को ने इसका विकास किया था 1956 के अंदर। अब जो EPROM है उसको एक बार हम वॉश कर सकते हैं पराबैंगनी किरणों से। जब इसको वॉश करते हैं तो इसको कंप्यूटर से अलग करना पड़ता है, अलग करने के बाद हम इसको वॉश कर सकते हैं। और जब इसको वॉश कर रहे हैं, पराबैंगनी किरणों का उपयोग कर रहे हैं, तो इसके जो ट्रांजिस्टर है या ये जो मेमोरी है वो उसका प्रतिरोध उच्च होता है। इसका मतलब ये बिजली की जो खपत है ये अधिक करती है, ये बिजली की खपत अधिक करती है। अब इसका जो विकास है वो 1971 में फ्रोमैन ने किया था। 1971 में फ्रोमैन ने किया था। अब आते हैं इस पे EPROM पर। ठीक है, और ये जो है ये कम डाटा को स्टोर करके रखते हैं, यानी ये जो रोम है वो कम डाटा को स्टोर करके रखेंगे। EPROM का मतलब है इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो मेमोरी होती है इसको इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा वॉश किया जाएगा। और ये जो मेमोरी है इसको कंप्यूटर से अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। EPROM को कंप्यूटर से अलग करने के बाद वॉश किया जाएगा, लेकिन EPROM को अलग करके वॉश करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज से इसको वॉश किया जा सकता है। और इसका जो विकास है या इसको जो बनाया था वो 1978 में जॉर्ज परले बोस ने बनाया था। तो ये थी अपनी वो। ठीक है, कैच मेमोरी SRAM को ही कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एक रजिस्टर उपयोग किए जाते हैं, यानी CPU जब अपने आप CPU जब कोई प्रोसेस कर रहा होता है तो करंट टाइम में जो डाटा उपयोग होगा, और करंट टाइम में डाटा को कुछ भाग रखने के लिए हम रजिस्टर का उपयोग भी करते हैं। तो ये मदरबोर्ड में स्थापित होते हैं सारे के सारे।
तो ये थी अपनी प्राइमरी मेमोरी। तो जो रैम है और जो रोम है, ये दोनों इनपुट स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। ये थी अपनी प्राइमरी मेमोरी। अब बारी आती है सेकेंडरी की। सेकेंडरी मेमोरी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 मैग्नेटिक, नंबर 1 है मैग्नेटिक, दूसरी होती है ऑप्टिकल और तीसरी होती है फ्लैश। अब मैग्नेटिक जो है वो आगे एक होती है टेप, ठीक है, एक होती है टेप, एक होती है फ्लॉपी और एक होती है हार्ड डिस्क। ठीक है। अब ये जो है ऑप्टिकल, इसमें सीडी डीवीडी, फ्लैश के अंदर जो है वो है पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड। ठीक है। अब ये जो है सेकेंडरी मेमोरी है मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश मेमोरी। सबसे पहले आते हैं अपने मैग्नेटिक मेमोरी पर। और मैग्नेटिक क्या होती है? चुंबकीय। मैग्नेटिक होती है चुंबकीय मेमोरी होती है। चुंबकीय मेमोरी का सिस्टम होता है कि जैसे टेप, नंबर 1 पर है टेप। जो टेप है वो पहले शुरुआत में जो टेप है वो एक काले रंग की इस प्रकार की पट्टी में थी। इसके ऊपर किसी चुंबकीय पदार्थ का लेपन किया होता है और यह पट्टी ट्रैक में बटी होती है। इस प्रकार डाटा इन ट्रैक के हिसाब से ही स्टोर होता है। डाटा इन ट्रैक के हिसाब से ही स्टोर होगा और इन ट्रैक में ही स्टोर होगा। ठीक है। अब इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो सीरियल होता है। डाटा जो स्टोर होगा वो सीरियल रूप में होगा। सीरियल का मतलब है एक के बाद एक। अब इसका उपयोग हम कहाँ करते थे? हमारे पास एक कैसेट आती थी गाना सुनने के लिए। इस प्रकार से इसमें मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाता था और इसमें डाटा जब इनपुट किया जाता था तो जो डाटा इनपुट किया जाता था वो सीरियल में किया जाता था और आउटपुट भी सीरियल में किया जाता था। तो इस प्रकार ये जो टेप है वो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की स्टोरेज है, दोनों प्रकार की स्टोरेज होती है। बात करते हैं फ्लॉपी की। फ्लॉपी जो है, फ्लॉपी इस प्रकार से काले रंग के जैकेट में और इसके अंदर एक गोल डिस्क होती थी, मैग्नेटिक डिस्क होती थी। इसके ऊपर मैग्नेटिक लेपन किया होता था। ये मैग्नेटिक डिस्क अपने आप में, ये जो मैग्नेटिक डिस्क थी ये इस प्रकार से ट्रैक, ये जो पूरा राउंड है ये पूरा एक ट्रैक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ट्रैक। और इतना जो हिस्सा है ये कहलाएगा सेक्टर। तो ये जो फ्लॉपी की डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क थी, वो इस प्रकार से ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड थी। जो डाटा था वो इसके अंदर आकर के स्टोर होता था। लेकिन ये जो फ्लॉपी ड्राइव थी इसको किसी भी कंप्यूटर में चलाया जा सकता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो जो फ्लॉपी है वो भी क्या है? इनपुट और आउटपुट स्टोरेज में काउंट होगी। ठीक है। और फ्लॉपी ड्राइव में इस प्रकार से ऊपर एक लॉक होता था। अब तो फ्लॉपी ड्राइव उपयोग नहीं होती, बहुत कम रियल कारण से फ्लॉपी ड्राइव का उपयोग किया जाता है या फ्लॉपी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे लॉक था, यदि लॉक को हम ऑन कर दें, तो ये रीड ओनली बन जाती थी। रीड ओनली यानी इसमें लिखे हुए डाटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता था, इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता था। लेकिन अगर इसको ऑफ कर देते थे तो इसमें से जो डाटा लिखा हुआ है वो पढ़ भी सकते थे, उसको
इरेज भी कर सकते थे। बात करते हैं हार्ड डिस्क की। आगे बात करते हैं अपनी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या है, जो हार्ड डिस्क है उसमें इस प्रकार की एक शाफ्ट लगी होती है हार्ड डिस्क में, और इस प्रकार की गोल्ड डिस्क लगी होती है उसमें। ठीक है, हार्ड डिस्क में जो ये जो डिस्क होती है ये भी क्या है, ट्रैक और सेक्टर में विभाजित होती है। ट्रैक और सेक्टर में विभाजित होती है। ठीक है, अब ये वाला भाग सेक्टर और ये पूरा भाग ट्रैक, और इसके दो सरफेस माने जाते हैं, एक ये वाला सरफेस था और एक ये वाला सरफेस था। इसी प्रकार प्रत्येक डिस्क के सरफेस थे, अलग अलग सरफेस, यानी ऊपर वाला सरफेस और नीचे का सरफेस। जो हार्ड डिस्क है उसके ऊपर फर्स्ट सरफेस था, उस पे डाटा स्टोर नहीं होता, और एक लास्ट जो था उसके ऊपर डाटा स्टोर नहीं होता, बाकी सब पे डाटा स्टोर होता था। यानी जो फर्स्ट सरफेस है उसके नीचे वाला जो सरफेस है उस पे डाटा स्टोर होता है। अब यहाँ भी डाटा रैंडमली स्टोर होता है। हार्ड डिस्क में और फ्लॉपी में डाटा जो है वो रैंडमली स्टोर होता है, कहीं भी जाकर के स्टोर हो सकता है, और कहीं से भी हम उसको रिट्राइव कर सकते हैं। अब इन सरफेस के ऊपर छोटे छोटे हेड लगे होते हैं। दो क्या थे, जो हेड है, तो सरफेस के ऊपर जो हेड लगे हुए थे, हेड एक तो थे राइटेबल और एक रीडेबल। ठीक है, रीडेबल जो थे वो सिर्फ डाटा को पढ़ते और रिट्राइव करते थे, मतलब पढ़ते हैं और रिट्राइव करते हैं, और जो राइटेबल है वो डाटा को लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ठीक है, अब इस पे डाटा इन ये जो हेड हैं इनके माध्यम से लिखा जाता है या पढ़ा जाता है। जो हेड है वो या तो फिक्स होंगे या मूवेबल होंगे। मूवेबल जो हेड है वो आगे पीछे मूव करते हैं, जैसे ही उनको ट्रैक या सेक्टर मिलता है वो डाटा को रिट्राइव कर देते हैं। फिक्स एक स्थान पर फिक्स होते हैं, और जैसे ही डिस्क इनके नीचे से गुजरेगी और डाटा को पढ़ेंगे और रिट्राइव कर देंगे। तो कोई भी जो हार्ड डिस्क की एक डिस्क है, एक सेकंड है उसमें कितनी बार राउंड करती है वो एक साइकिल कहलाती है। वो इसका क्या कहलाती है, साइकिल कहलाती है। तो लगभग मिनिमम जो पहले की जो हार्ड डिस्क थी वो एक सेकंड में 300 राउंड साइकिल करती थी, यानी एक सेकंड में 300 बार राउंड करती थी। इसलिए फास्टली डाटा को राइट भी करते हैं और रीडेबल भी करती है। तो ये थी अपनी हार्ड डिस्क, और ये परमानेंट डाटा को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। वर्तमान में जो हार्ड डिस्क है वो हाईएस्ट टेराबाइट में, फिलहाल टेराबाइट में कर लिए, लेकिन इसके बाद में भी मैंने आपको बताया कि और भी डाटा जो क्षमता है वो आ चुकी है। वर्तमान में हम इसको टेराबाइट में लेते हैं। टेराबाइट जो क्षमता है, जो डाटा कैपेसिटी है, उसमें हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं ऑप्टिकल की। अब देखिए, जहाँ चुंबकीय पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो मैग्नेटिक डिस्क कहलाती है, और जहाँ पर लाइट का उपयोग किया जाता है वहां पर उसको हम ऑप्टिकल के रूप में उपयोग करते हैं। तो ऑप्टिकल में सीडी है और डीवीडी है। यहाँ से प्रश्न उठता है इनकी फुल फॉर्म का, और सबसे ज्यादा फुल फॉर्म पूछी जाती है इसकी। तो ये जो फुल फॉर्म है ये आपके गलत होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। देखिए, आपको जब इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो ये है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो है हमारी, जो ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, इस कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब है कि एक सीडी है हमारे पास, वो भी गोल होती है और ट्रैक और सेक्टर में विभाजित होती है। जब ये ट्रैक और सेक्टर में विभाजित होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फैट नाम की फाइल, फैट या MPFS, जो कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में करेंगे, ये फाइलें इसको ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम डाटा रैंडमली स्टोर कर सकते हैं और रिट्राइव कर सकते हैं। तो ये इनपुट और आउटपुट
दोनों डिवाइसेस हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये भी इनपुट आउटपुट है, ये भी इनपुट आउटपुट है और ये भी इनपुट आउटपुट है। लगभग सेकेंडरी जितनी भी हैं सारी इनपुट आउटपुट में ही आती हैं। अब जो डीवीडी है, डीवीडी की जो फुल फॉर्म है उसमें आपने तक पड़ता है। देखिए आपको ऑप्शन में सबसे ऊपर जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा डिजिटल वीडियो डिस्क, और अपने इसके ऊपर क्या करते हैं, सही का निशान लगाते हैं। लेकिन ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। अब वास्तविक रूप में इसकी जो है वो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आपको ये करनी है, ये वाली तो है गलत और ये वाली है सही, तो अपने को फुल फॉर्म करनी है वर्सेटाइल डिस्क। जो सीडी है वो 700 MB की होती है, वो 700 MB की होती है, और जो डीवीडी है वो 4.7 MB की होती है। और ये जो फ्लॉपी ड्राइव है ये 5.25 इंच की होती है और एक ये 3.25 इंच की होती है। इसमें 1.44 MB डाटा का उपयोग किया जाता है, 1.44 MB का उपयोग किया जाता है। तो ये थी अपनी डीवीडी। अब आते हैं फ्लैश पर। फ्लैश मेमोरी जो है वो ये होती है कि फ्लैश मेमोरी में ऐसे डिवाइस उपयोग किए जाते हैं जो ऑफलाइन होते हैं। अब बात आती है ऑनलाइन और ऑफलाइन की। ऑनलाइन डिवाइस और ऑफलाइन डिवाइस। ऑनलाइन डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर चलते समय किया जाता है हर वक्त, और ऑफलाइन वो होते हैं जब आवश्यकता पड़ती है तब हम उसका उपयोग करते हैं। ऑफलाइन जो मेमोरी है वो फ्लैश मेमोरी कहलाती है। पेन ड्राइव, जब आवश्यकता पड़ती है तो ही हम पेन ड्राइव का उपयोग करते हैं। तो पेन ड्राइव क्या है, 32 GB, 8 GB, 4 GB, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में उपलब्ध हैं, और इनका उपयोग जो डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार मेमोरी कार्ड जो मोबाइल के अंदर उपयोग होते हैं, उन मेमोरी कार्ड का उपयोग भी फ्लैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। तो ये थी अपनी मेमोरी और इनपुट आउटपुट स्टोरेज। आपकी जो पटवारी का जो टॉपिक है या कांस्टेबल टॉपिक है उसमें मेमोरी है, लेकिन कांस्टेबल में मेमोरी के अलावा इसमें इनपुट आउटपुट स्टोरेज लिखा हुआ है। तो स्टोरेज के रूप में ये मेमोरी कंप्यूटर में उपयोग होती है, और इसमें आपको मैंने बता दिया कौन सी इनपुट और कौन सी आउटपुट है। थैंक यू। और अब मैं आपसे आशा करता हूँ कि हमारे इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आप अच्छे रिव्यू दे रहे हैं, और इसको बहुत अधिक लाइक करें, बहुत अधिक शेयर करें। आपके बहुत ही बेनिफिट के ये कोर्सेज हैं। थैंक यू।